हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। एंड प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास तक पढ़ लिया कि कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कराने के लिए जो आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो सेक्शन 7 के अंडर में किस तरीके से एप्लीकेशन लगा सकता है, यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट पूरा पढ़ लिया है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है इस चैप्टर की। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है इस चैप्टर की क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े, अभी तक इस चैप्टर के हम लोगों ने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड अब हम काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है ये चीज? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 7 हम लोगों ने पढ़ लिया और उससे रिलेटेड हम लोगों ने दो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। इस थर्ड क्वेश्चन का क्या नाम है प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को एक बार यहां पे समझा देता हूं इसको। देखिए ये बोल रहा है कि एक एम एफ कैपिटल लिमिटेड नाम से एक कंपनी है। एम एफ कैपिटल लिमिटेड नाम से एक कंपनी है। क्लियर है ये चीज? एम एफ कैपिटल लिमिटेड ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? एक दूसरी कंपनी है जेएस फाइनेंशियल सर्विसेज। एक दूसरी कंपनी है जेएस फाइनेंशियल सर्विसेज। उस जेएस फाइनेंशियल सर्विसेज ने 200 करोड़ रुपए एज डिपॉजिट इसके पास में जमा कराए। यहां तक की क्लियर है? यहां तक का क्वेश्चन आप लोगों को? अब ये एमएफ लिमिटेड जो कंपनी है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो एमएफ लिमिटेड ने बोला, एमएफ कैपिटल ने जेएस से बोला कि तुम एक काम करो, मेरे पास में डिपॉजिट एक्सेप्ट करा दो और फॉर एग्जाम्पल 5 साल के लिए करा दो। 5 साल तक हर महीने का तुमको इंटरेस्ट ब्याज दिया जाएगा और 5 साल में जब ये डिपॉजिट मैच्योर हो जाएंगे तो पूरा का पूरा अमाउंट तुमको वापस कर दिया जाएगा। जेएस फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रपोजल बहुत अच्छा लगा और जेएस फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्या किया कि जो डिपॉजिट्स हैं वो एमएफ कैपिटल के पास में जमा करा दिए। ये जो जेएस फाइनेंशियल सर्विसेज है इसने क्या किया, इसने जो डिपॉजिट्स हैं वो एमएफ कैपिटल के पास में जमा करा दिए। क्लियर है चीज? अब ये डिपॉजिट्स मैच्योर होने पर आ गए, लेकिन एमएफ कैपिटल ने इनका रीपेमेंट नहीं किया। एमएफ कैपिटल ने इनका रीपेमेंट नहीं किया। तो इस केस में जेएस फाइनेंशियल सर्विसेज कौन बन गया? क्रेडिटर बन गया। ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो अपना पैसा मांगता है। क्रेडिटर कौन होता है? मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, जो बोलता है लाओ भैया मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो, वो आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर है। तो जेएस सर्विसेज ने एमएफ कैपिटल से बोला कि यार 200 करोड़ रुपए का मैंने डिपॉजिट दिया था, वो मैच्योर हो चुका है, लाओ मेरे को पैसा वापस कर दो। लेकिन एमएफ कैपिटल अब वापस नहीं कर पा रही है। तो जेएस सर्विसेज ने एप्लीकेशन लगाई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, एनसीएलटी के पास, कि ये जो है एक सिक कंपनी बन चुकी है, ये जो है एक बीमार कंपनी बन चुकी है, ये जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है और इस कंपनी को रिवाइव करने के लिए, इस कंपनी को रिवाइटल की गोली देने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए, सिक कंपनी से हेल्दी कंपनी बनाने के लिए जल्दी से सीआईआरपी का प्रोसेस स्टार्ट करो, इस कंपनी को दोबारा से रिवाइव किया जाए। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो जेएस फाइनेंशियल सर्विसेज ने एप्लीकेशन लगाई एनसीएलटी के पास कि ये कंपनी एमएफ कैपिटल सिक बन चुकी है, इसने मेरा 200 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा का अमाउंट अभी तक वापस नहीं किया, इसको सिक मानते हुए रिवाइव करो या वाइंड अप कर दो। ये जो जेएस सर्विसेज ने एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगाई है, क्या वो एप्लीकेशन वैलिड है? आपका आंसर होगा नो, एप्लीकेशन वैलिड नहीं है।
जेएस फाइनेंशियल सर्विसेज ने जो पिटीशन फाइल करी, एप्लीकेशन फाइल करी एनसीएलटी के पास अंडर सेक्शन 7 कि मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर हूं, मेरा इस कंपनी के ऊपर 200 करोड़ रुपया अटका हुआ है और इसको रिवाइव करो, ये जेएस फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा लगाई गई एप्लीकेशन एकदम वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भाई, जब मैंने आप लोगों को आईबीसी पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जब मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था, मैंने उसी वक्त सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। और क्वेश्चन में सबसे पहले क्लियरली बोला गया है कि एमएफ लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है, और एनबीएफसी के ऊपर ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अप्लाई नहीं होता है। इसलिए इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जेएस फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा लगाई गई एप्लीकेशन करेक्ट नहीं है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग इसका आंसर बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेते इस क्वेश्चन को। चलिए अब चलते हैं आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसे गलत करके आते हैं। देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है रोज गार्डन लिमिटेड। एक कंपनी है प्यारे बच्चों, और उस कंपनी का नाम है रोज गार्डन लिमिटेड। क्लियर है? उस कंपनी का वैल्यूएशन हुआ तो उस कंपनी की लाइबिलिटी निकल के आई है ₹3.87 करोड़, और उस कंपनी के असेट्स निकल के आई हैं ₹1.37 करोड़। मतलब इस रोज गार्डन लिमिटेड कंपनी की लाइबिलिटी ज्यादा है, असेट्स कम है। तो ऑब्वियस बात है, ये कंपनी सिक कंपनी है। मैंने क्या बोला था आपको? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंगली सिक कंपनी कौन होती है? वो कंपनी जिसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसकी इकट्ठी, एक्यूमुलेटेड मतलब सालों से इकट्ठी हो रही लाइबिलिटी अब असेट्स के या तो बराबर है या उससे ज्यादा है। अगर किसी भी कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉसेस उस कंपनी के प्रॉफिट्स के बराबर हो जाते हैं या प्रॉफिट से ज्यादा हो जाते हैं लॉस, तो वो कंपनी फाइनेंशियली सिक कंपनी है, बीमार कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर किसी कंपनी के एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटीज उस कंपनी के असेट्स के इक्वल हो जाते हैं या उससे ज्यादा हो जाती हैं लाइबिलिटीज, वो कंपनी सिक कंपनी है। तो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब हुआ ये कि ये जो वैल्यूएशन की रिपोर्ट है ये आरओसी के पास में पहुंची, तो आरओसी ने एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा दी। किसने एप्लीकेशन लगाई है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एक लीगल अथॉरिटी। उसने एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगाई कि ये रोज गार्डन लिमिटेड एक सिक कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, प्लीज इसको रिवाइव किया जाए। क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि आरओसी के थ्रू लगाई गई ये एप्लीकेशन, क्या ये वैलिड एप्लीकेशन है? आरओसी के थ्रू लगाई गई एप्लीकेशन, क्या ये एक वैलिड एप्लीकेशन है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा जी नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि भैया कौन एप्लीकेशन लगा सकता है। कौन लगा सकता है एप्लीकेशन? फाइनेंशियल क्रेडिटर लगा सकता है, या ऑपरेशनल क्रेडिटर लगा सकता है, या खुद कॉरपोरेट डेटर लगा सकता है। सिर्फ ये 3 लोग हैं जो कि किसी कंपनी के अगेंस्ट में एनसीएलटी के पास सीआईआरपी, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू कराने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इन 3 के अलावा कोई और नहीं लगा सकता बंधु, कोई और नहीं लगा सकता। यहां पर एप्लीकेशन किसने लगा दी?
यहां पर एप्लीकेशन लगा दी आरओसी ने। भैया आरओसी तुम्हारी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को अलाउड है एप्लीकेशन लगाना। स्टूडेंट बोलता है अपन को समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक बात बताऊं प्यारे बच्चों, मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेजेस आते हैं बड़े प्यारे से क्यूट से। वो बोलते हैं सर आपने कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया, समझ में आया, पर सर आपने हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सारे करवा दिए, एक ही टॉपिक से रिलेटेड इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ तभी तो जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे, तो एग्जाम में अपीयर होने से पहले हमारे जैसे पुराने बच्चे हमें मैसेजेस करते हैं, आप मैसेज करोगे। पता है बच्चे क्या मैसेज करते हैं? नॉर्मली पता है क्या होता है? एग्जाम से पहले टीचर मैसेज करता है बच्चों को कि टेंशन मत लेना, पेपर अच्छा होगा। महाराष्ट्र के अंदर एक ऋचा नाम की बच्ची है उसका मेरे पास में मैसेज आया कि सर आप टेंशन मत लेना, प्रिपरेशन बड़ी जोरदार हुई है, पेपर अच्छा होगा मैंने कहा यार ये सही है भाई। स्टूडेंट मैसेज कर रहा है कि आप टेंशन मत लेना यार, सर आप टेंशन मत ले लेना प्लीज, पेपर अच्छा होगा, प्रिपरेशन बहुत जोरदार हुई है। और एग्जाम देने के बाद में उस बच्ची का मैसेज आया, बोला था ना टेंशन मत लेना, पेपर मस्त हुआ है सर मेरे को। इसलिए बच्चों अपन ज्यादा से ज्यादा यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, और आप बोलोगे यार ये सब तो सर ने क्लास के अंदर करवाए थे क्वेश्चन, फिर सर ने हर चैप्टर का रेगुलर टेस्ट कंडक्ट किया, उसके अंदर कॉपी चेक करी, तो ये तो मेरे को आता है यार बॉस। तो इसी बात पर चलते हैं हमारे बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यह बोल रहा है एक मिस्टर रमन है जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर है एक कंपनी के। मिस्टर रमन, देखो क्वेश्चन में यहां पर लिख देता हूं। यह बोल रहा है कि एक मिस्टर रमन है जो कि एक कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है? वो कैसे हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर किसी कंपनी के? उन्होंने एक कंपनी के कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मतलब उन्होंने एक कंपनी के कन्वर्टेबल डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं, कितने रुपए के? 2 करोड़ के। तो हमने तो बोला था आईबीसी के अंदर अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फॉल्ट है, फ्रॉड है, तो फिर उस केस में फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाओगे, ऑपरेशनल बन जाओगे आप। तो मिस्टर रमन ने एक कंपनी के कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया हुआ है, अमाउंटिंग टू ₹2 करोड़। क्लियर यहां तक? आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं ये मैच्योर हो गए, और जब कंपनी ने इनको इशू किया था, जब कंपनी ने इनको इशू किया था कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को, तो उस वक्त ये क्लियर थी, उस वक्त ये क्लियर डिसाइडेड था कि जब कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मैच्योर हो जाएंगे तो ये कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। किसकी? कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसका रीपेमेंट टाइम पे कर देना। लेकिन ये कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मैच्योर हो गए और अभी तक कंपनी ने इनका रीपेमेंट नहीं किया, लेकिन कंपनी ने अभी तक इनका रीपेमेंट नहीं किया। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो अब क्वेश्चन आपसे 2 बातें पूछ रहा है। पहली बात तो ये पूछ रहा है, तो रीपेमेंट नहीं किया तो मिस्टर रमन को ऐसा लगा कि यार कंपनी शायद सिक कंपनी बन गई है, तो मिस्टर रमन ने एप्लीकेशन फाइल कर दी एनसीएलटी के पास अंडर सेक्शन 7 कि ये कंपनी सिक बन गई है और इसे रिवाइव करो, क्योंकि मेरे 2 करोड़ रुपए का अमाउंट इसने मुझे रीपे नहीं किया। अब क्वेश्चन आपसे 2 बात पूछ रहा है। पहली बात तो ये पूछ रहा है कि क्या कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के केस में अगर कोई कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर है तो क्या उसे क्रेडिटर माना जाएगा? क्या मिस्टर रिमन को सच में क्रेडिटर माना जाना चाहिए? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एप्लीकेशन मिस्टर रमन ने एनसीएलटी के पास लगाई है, क्या ये एप्लीकेशन वैलिड है? अब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल डेट का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल डेट का मतलब होता है पैसा जो कि रीपे करना है एक कंपनी को और उसने अभी तक नहीं किया। इसे फाइनेंशियल डेट बोलते हैं कि कंपनी के ऊपर अगर मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में बात करूं, देसी भाषा में बात करूं, तो मैं क्लियरली बोल रहा हूं, फाइनेंस का मतलब होता है दामोदर दास गांधी पैसा, और डेट का मतलब होता है उधारी। फाइनेंशियल डेट का मतलब है आपके ऊपर पैसे की उधारी है, आपके ऊपर पैसे की उधारी है। आ रही है मेरी बात समझ में यहां तक? उसे अब सपोज करो कि कोई कंपनी है। अब सपोज करो कि कोई कंपनी है, उसने किसी से उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हुए हैं। क्या ये फाइनेंशियल डेट है? हाँ जी ये डेट है। कंपनी ने किसी से लोन लिया हुआ है। हाँ जी ये डेट है। फाइनेंशियल डेट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल डेट का मतलब है प्यारे बच्चों, देखो, अगर पैसा आपने कहीं से बोरो किया है वो फाइनेंशियल डेट है। अगर आपने किसी से लोन लिया है वो फाइन आपको पैसा चुकाना है ना। इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी पैसा आपको चुकाना है ना। इवन अगर आपने डिवेंचर्स इशू किए हैं वो भी फाइनेंशियल डेट है। अगर किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है वो भी फाइनेंशियल डेट है। अगर आपने किसी के साथ परचेज हायर एग्रीमेंट किया था कि यार मैं तुम्हारा सामान यूज में ले रहा हूं, पैसा दे दूंगा, वो भी आपके ऊपर फाइनेंशियल डेट है। अगर अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, आपने मेरी क्लासेस परचेज की हुई है, मेरे को पेमेंट नहीं किया, वो भी फाइनेंशियल डेट है, वो भी फाइनेंशियल डेट है। अगर को आपने आपके ऊपर किसी भी तरीके से पैसे की उधारी है, वो से फाइनेंशियल डेट बोला जाता है। बात खत्म, बात खत्म हो गई। यहां ये रही फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है। इवन 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 सपोज करिए कि यूडीबी बिल्डर्स हैं, सपोज कीजिए कि यूडीबी बिल्डर्स हैं, सुना होगा ना यूडीबी का नाम, मोहित बंसल। मैं उनके पास में गया, मैंने कहा साहब मेरे को चाहिए एक 5 BHK फ्लैट बहुत ही शानदार वाला। उन्होंने मेरे से 25 लाख रुपया एडवांस में ले लिया, लेकिन आज तक मेरे को फ्लैट नहीं दिया और ना ही कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया। ये जो 25 लाख रुपए हैं यूडीवी के ऊपर फाइनेंशियल डेट है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके से पैसा उधार है, गांधी जी आपके ऊपर जमा लगाए बैठे हैं, वो फाइनेंशियल डेट है। अगर आपको पैसा वापस करने का है तो। स्टूडेंट बोलता है ठीक 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 ठीक, लेकिन सर एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, सर अगर किसी कंपनी ने डिवेंचर इशू किए किसी सामने वाले पर्सन को, तो क्या वो भी डेट है? हाँ डेट है। डिवेंचर क्या होता है? क्या होता है डिवेंचर? डिवेंचर लोन होता है जो कि कंपनी ने लिया है। कंपनी पता है क्या बोलती है? एक कंपनी मेरे पास में आई, मेरे से बोली मोहित जी एक काम करो, आप हमारे पास में 2 करोड़ रुपए जमा कराओ, हम आपको इंटरेस्ट देंगे हर महीने 2 साल तक, और 2 साल के बाद में वो मैच्योर हो जाएंगे तो हम आपको आपका पैसा वापस दे देंगे। मैंने कहा मस्त प्लान है, मस्त प्लान है, लेकिन मैं आपका भरोसा कैसे करूं? मैं कैसे भरोसा करूं कि अगर मैंने आपको 2 करोड़ रुपए दे दिए तो आप मुझे हर महीने इंटरेस्ट ब्याज दोगे और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 इयर्स आप मुझे मेरा पूरा पैसा वापस कर दोगे? मैं कैसे भरोसा करूं? कंपनी बोली लिख के दे दें ये बात आपको। मैंने कहा हाँ, लिख के दे दे यार दोस्त मेरे को ये बात। कंपनी बोली एक काम करें, अपने लेटर हेड पे लिख के दे दें क्या ये बात आपको? मैंने कहा हाँ हाँ, अरे मजा आ जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो तुम, लेटर हेड पे लिख दो यार दोस्त। कंपनी ने अपने लेटर हेड पे लिख के दे दिया कि हमने मोहित बंसल से 2 करोड़ रुपए लिए हैं एज, और उनके बदले में हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, और हर महीने हम उन्हें इतना परसेंट इंटरेस्ट देंगे और 2 साल बाद में उनको पूरा पैसा वापस कर देंगे। ये जो सर्टिफिकेट है, जो जो लेटर हेड के ऊपर कंपनी ने मेरे को लिख के दिया, इसे डिवेंचर बोलते हैं। डिवेंचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है जिसको कंपनी ने इशू किया है, जिसके अंदर कंपनी ने लिखा है कि हमने सामने वाले बंदे से, डिवेंचर होल्डर से पैसा लिया है, हर महीने इंटरेस्ट देंगे और मैच्योर होने पर पूरा पैसा वापस कर देंगे।
यही तो है डिबेंचर यार दोस्त यार। अब मैच्योर हो गया, मैच्योर हो गया साहब, लेकिन कंपनी ने मेरे को मेरा पैसा वापस नहीं किया, नहीं किया ना, मैं तेरा फाइनेंशियल क्रेडिटर हूं और तेरे से ऊपर मेरा फाइनेंशियल डेट है। तो आपके क्वेश्चन जो पूछा था उसके पहला आंसर कि क्या डिवेंचर को रिडीम कर देना मेच्योरिटी डेट डेट पर वो रिडीम हो जाना चाहिए, क्या इसे डेट माना जाएगा? जी हां, बिल्कुल माना जाएगा। सेक्शन 21 का सब सेक्शन 6A क्लियरली बात बोलता है। सेक्शन 21 याद रखिएगा इस सेक्शन को। सेक्शन 21 का सब सेक्शन 6A क्लियरली बोलता है कि अगर किसी कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू करी हैं या डिपॉजिट्स इशू करे हैं या इवन कोई कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करे हैं, उसको फाइनेंशियल डेट बिल्कुल माना जाएगा। तो इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो यह कि जी हां, उसे डेट माना जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि मिस्टर रमन ने जो एप्लीकेशन फाइल करी एनसीएलटी के पास, क्या वो एप्लीकेशन वैलिड है? नहीं सर, वो एप्लीकेशन वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि सेक्शन 21 सब सेक्शन 6A बोलता है कि अगर डिबेंचर होल्डर्स के केस में एप्लीकेशन लगानी है तो या तो कम से कम 100 डिबेंचर होल्डर एप्लीकेशन लगाएं, या फिर जितने डिबेंचर होल्डर हैं टोटल कंपनी के अंदर उसका कम से कम 10% लगाएं, विच एवर इज लेस, इनमें से जो भी कम आए। अगर सिंगल एक डिवेंचर होल्डर लगा रहा है एप्लीकेशन तो वैलिड नहीं है। और यहां हमारे क्वेश्चन के अंदर मिस्टर रमन अकेले हैं जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, इसलिए उनकी एप्लीकेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट बोलता है अपन को बात समझ में आ गेली, टेंशन लेने की है इतनी लाइफ में अपन को नहीं है। तो भाई मेरी एक बात मानो, यहां पर क्लास को पॉज कर दो, आपके हाथ में बुक्स होंगी हमारी, एक बार उसे यहां पे रिवाइज कर लो। यहां तक आप रिवाइज कर लोगे तो क्या होगा, आपको दोबारा से सब कुछ रिकॉल हो जाएगा मस्त तरीके से, और फिर चलेंगे हम लोग आगे। तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ये बोल रहा है एक आरकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि लगातार पिछले 3 साल से, है ना, कंटिन्यू लॉस हो रहे थे उसके। 3 साल से नहीं, आरकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक कंपनी है जो लगातार काफी सालों से लॉस में चल रही है और अब उसकी कंडीशन बैड से वर्स हो गई है, मतलब बहुत ही हालत खराब हो चुकी है उस कंपनी की। अब उस कंपनी का कॉरपोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो बेसिकली आरकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर एक लॉस मेकिंग कंपनी है, किसी ने एप्लीकेशन लगाई होगी और उसका सीआईआरपी का प्रोसेस शुरू हो चुका है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, उसको रिवाइव करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब वो ये बोल रहा है कि एक दिनेश नाम का पर्सन है जो कि इस कंपनी का एम्प्लॉय है, आरकेजी कंपनी का एम्प्लॉय है दिनेश, और उस दिनेश की पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। कितनी सैलरी है उसकी टोटल 3 महीने की? 4.5 करोड़। अच्छी पोजीशन पे है दिनेश, किसी सीईओ सीएफओ टाइप की बड़ी पोजीशन पर है, और उस वो कंपनी का एम्प्लॉय है और उसको पिछले 3 महीने से उसकी सैलरी नहीं मिली, और उस सैलरी जो टोटल बनकर आती है वो आती है 4.5 करोड़। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या दिनेश अब एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एनसीएलटी के पास में? तो क्वेश्चन सिंपल है, वो ये पूछ रहा है कि क्या अब ये दिनेश एप्लीकेशन लगा सकता है? इसका आंसर है जी हां सर, जी हाँ, बिल्कुल एप्लीकेशन लगा सकता है। क्योंकि बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 21 सब सेक्शन 5 ये बोलता है कि एक एम्प्लॉय जो है
उसको, उस एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसको भी डेट माना जाता है और एम्प्लॉय को क्रेडिटर माना जाता है। तो अगर उसका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट बाकी है, सैलरी बाकी है, तो वो एप्लीकेशन लगा सकता है। सेक्शन 21 सबसेक्शन 5। हालांकि आप अगर पूरा पढ़ोगे तो देखो सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फॉल्ट है तो एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। सेक्शन 6 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर कोई एक बंदा लगाएगा। सेक्शन 21 सबसेक्शन 5 बोलता है कि एम्प्लॉय को फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। इस हिसाब से मिस्टर दिनेश जो है वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात पूरी तरीके से मस्ती से समझ में आ गई। अब चलते हैं सर हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पता है बच्चों एक चीज और बताऊं आपको, पता है बेसिकली आपको पता है लॉ के अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स नॉर्मली कम आते हैं। इसकी बहुत सारी वजह होंगी, उसमें से एक वजह ये भी है, लॉ के अंदर मार्क्स कम आते हैं उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन एक वजह ये भी है प्यारे बच्चों, स्टूडेंट ना लॉ को रटता है बस। दो गलतियां करता है वो। पहला तो वो समझता नहीं है लॉजिक। लॉ हमेशा रटने वाली चीज नहीं है, 70% तो उसे समझना पड़ता है। और दूसरी बात ये होती है कि वो ना लॉ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करता। उसे लगता है बस लॉ के कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाओ, एग्जाम में बैठ जाएंगे और हो जाएगा काम। नहीं यार ऐसा नहीं होता है दोस्त, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्यों हम लोग इतना हर टॉपिक के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं? क्यों अलग से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, चैप्टर के अंदर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा ही रहे, अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास भी दे रहे हैं हम आपको? क्यों दे रहे हैं? क्यों हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलग से क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं? क्यों हम आप लोगों के लगातार रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं, चैप्टर वाइज, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तभी तो आप मार्क्स लेकर आ पाओगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है मिस्टर एसपी नाम का एक व्यक्ति है जो कि एलिगेंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नाम की कंपनी के पास में गया और बोला, मिस्टर एसपी, देखो एक मिस्टर एसपी हैं जो कि एक एलिगेंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पास में गए और जाकर बोले कि मेरे को ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कर दो। मतलब आप बिल्डर आदमी हो, आपके पास में जमीनें होती होंगी, तो मेरे को एक जमीन खरीदनी है ताकि मैं अपना वहां पे ऑफिस खोल सकूं। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो बुकिंग के टाइम पर तो इसने बोला, मिस्टर जो ये एलिगेंट कंपनी है, इसने बोला नो प्रॉब्लम, आप एक काम करो, मेरे को 36 लाख रुपीस जमा करा दो। तो 36 लाख रुपीस जमा हो गए, पेड। क्लियर है ये चीज यहां तक? उसके बाद में यह बोला गया कि आपसे 10 लाख रुपया और लिया जाएगा। मतलब ऑफिस स्पेस टोटल 46 लाख का है। जब मिस्टर एसपी इस एलिगेंट कंपनी के पास में गए तो एलिगेंट कंपनी बोली 46 लाख रुपए लगेंगे, आपको हम जगह दे देंगे, अपना ऑफिस खोल लेना, बन जाना अंबानी। बोला ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात बताई आप। बोला 36 लाख रुपीस जमा करा दो अभी, हाथ की हाथ। बोला बचे 10 लाख, 10 लाख जो बच गए, जो 10 लाख रिमेनिंग बच गए, जब हम आपको डिलीवरी देंगे तब आपसे ले लेंगे। मिस्टर एसपी बोला यार मेरे को तो टेंशन हो रहा है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, क्या सच बोल रहे हो क्या तुम? बोले ये तो कुछ नहीं है, अभी तुमने पूरी हमारा ऑफर सुना ही कहा यार। बोला बताओ बताओ। बोला हम तुमको अगले 2 साल तक 82,000 पर मंथ किराया भी देंगे, 82,000 रुपए का किराया भी देंगे हम आपको, 82,000 2 साल के लिए। अब ये वादा कर दिया एलिगेंट कंपनी ने और इससे पैसे ले लिए, लेकिन 2 साल भी निकल गए, ना तो किराया दिया, ना वो 36 लाख वापस करे, ना ऑफिस स्पेस दिया। क्वेश्चन अब ये आ रहा है कि क्या मिस्टर एसपी अंडर सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर की पोजीशन पे आके इसके अगेंस्ट में एनसीएलटी के पास सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं? अब आप सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर अपने मन में गलत दिया है। आप बोल रहे हो हाँ लगा सकते हैं, मैं बोल रहा हूं नहीं लगा सकते। और आ जाओ लड़ लो अब किसकी बात सही है। क्यों नहीं लगा सकते?
क्या पढ़ाया था सेक्शन 4 में? सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन कब लगेगी? जब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फॉल्ट हो। करेक्ट? कितने का फॉल्ट है, चलो वो देखते हैं। सर 36 लैक्स तो सीधे सीधे पे किए। करेक्ट बात। और सर 2 साल मतलब 24 महीने, और हर महीने 82,000 रुपीज, तो आप देखोगे तो कुछ 19 लाख समथिंग कुछ रुपया आएगा। इतने का टोटल फॉल्ट है। तो 36 लैक्स प्लस 19 लाख, आप 20 लाख ले लो डायरेक्टली, तो भी आपका कितना बन रहा है? 56 लैक्स। 1 करोड़ से ज्यादा तो फिर भी नहीं हो रहा, एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। स्टूडेंट बोलता है मक्खन अपन को समझ में आता है। छोटी सी बात है सर, पूरा क्लियर हो गया माइंड में अपने को। आगे चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मैंने कहा हाँ यार चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में समझा देता हूं यहां पर, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है एक बेस्ट बैंक है और एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। एक बेस्ट बैंक है और एक कंपनी है XYZ लिमिटेड कंपनी। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में आपको? इस बेस्ट बैंक ने XYZ लिमिटेड को कभी पैसा दिया होगा लोन वोन के नाम पे, जो कि XYZ ने अभी वापस नहीं किया है। तो बेस्ट बैंक फाइनेंशियल क्रेडिटर बन गया इसका, XYZ का, और पैसा मांगता है। क्लियर है ये चीज? तो बेस्ट बैंक ने ना पहले XYZ को एक लेटर दिया था, और उस लेटर में बोला था कि भाई साहब आपके 10 करोड़ रुपए हमारे बचे हुए हैं, आप हमें 10 करोड़ रुपए रिटर्न करें। XYZ ने वो 10 लेटर का जवाब नहीं दिया, ना ही पेमेंट किया। तो बेस्ट बैंक को गुस्सा आ गया और वो चली गए एनसीएलटी के पास, और एनसीएलटी के पास अंडर सेक्शन 7 एप्लीकेशन लगाई सीआईआरपी के प्रोसेस के लिए। लेकिन एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा कि फॉल्ट 29 करोड़ समथिंग का है। देखो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पहले बोले 10.2 करोड़ तो मांगे एक्सवाईजेड से जब लेटर दिए। XYZ से तो बोल रहे हैं तुम्हारे ऊपर 10.2 करोड़ अमाउंट बचा है, लेकिन जब एनसीएलटी के पास में जा रहे हैं तो एनसीएलटी के पास में जाकर बोल रहे हैं कि 29.8 करोड़ रुपीस बचा है, उससे हमारा पैसा दिलवाओ। ये बताइए क्या ये जो एप्लीकेशन लगाई है 29.8 करोड़ के लिए एनसीएलटी के पास बेस्ट बैंक ने, क्या ये एप्लीकेशन सही है, एंटरटेन की जाएगी? सर गलत है, क्योंकि कोई व्यक्ति फाइनेंशियल क्रेडिटर उस कॉर्पोरेट डेटर से तो मांग रहा है 10.2 करोड़, और एनसीएलटी से बोल रहा है कि 29.8 करोड़, मतलब नियर टू 30 करोड़। भैया 20 करोड़ का डिफरेंस कहां से आ गया? एप्लीकेशन वैलिड नहीं है, एंटरटेन नहीं की जाएगी। यह क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर में आ चुका है आप लोगों के पास। एक और क्वेश्चन करते हैं सेक्शन 7 से ही रिलेटेड। आ रही है मेरी बात समझ में यहां तक? फिर उसके बाद में हम लोग अब सेक्शन 8 के ऊपर चलेंगे, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सो ऑन अपन इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग पढ़ लो फिर मैं सॉल्व करवा देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखना। एक क्रिएटिव इंडिया नाम का कंपनी है, जो कि एस से, है ना, एक मिनट, अच्छा क्रिएटिव इंडिया नाम का कंपनी है, उसके ऊपर उधार है पैसा। कितना उधार है? 2 करोड़ 80 लाख रुपया। कौन मांगता है ये पैसा कंपनी से? एस नाम का व्यक्ति। मिस्टर एस फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं किसके? क्रिएटिव इंडिया के। मिस्टर एस फाइनेंशियल इस क्रिएटिव इंडिया से 2 करोड़ 80 लाख रुपए मांगते हैं। अब मिस्टर एस ने क्या करा? मिस्टर एस ने ये अपने 2 करोड़ 80 लाख रुपए का जो डेट है, इसका अधिकार दो लोगों में बांट दिया।
एक तो मिस्टर आर को और मिस्टर एम को। मिस्टर एस ने बोला आर को और एम को कि सुनो भाइयों, मैं इस कंपनी से 2 करोड़ 80 लाख मांगता हूं, मैं ये पैसा तुम दोनों में बांट देता हूं। तुम 1 करोड़ 40 लाख और तुम भी 1 करोड़ 40 लाख के दावेदार हो। मैं जो ये 2 करोड़ 80 लाख इस कंपनी से मांगता हूं, अब तुम 1 करोड़ 40 लाख और तुम 1 करोड़ 40 लाख इस कंपनी से मांग लो। मिस्टर आर बोला बाद में मांग लूंगा, अभी टाइम नहीं है। मिस्टर एम बोला मेरे को तो चाहिए पैसा, मांगता है। तो मिस्टर एम जो है वो क्रिएटिव इंडिया के पास गए, बोले सुनो बाबू, मेरे को मिल गया है अधिकार यहां से, चलो अब 1 करोड़ 40 लाख अपन को दे दो। कंपनी नहीं दे पा रही है, तो मिस्टर एम ने अंडर सेक्शन 7 एप्लीकेशन लगा दी एनसीएलटी के पास कि मैं इसका फाइनेंशियल क्रेडिट, क्योंकि पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन था, मिस्टर एस, लेकिन अब अपना ये अधिकार उसने, मिस्टर एस ने किसको दे दिया, एम को। तो एम बन गया अब फाइनेंशियल क्रेडिटर। एम बोल रहा है साहब मैंने मांगा 1 करोड़ 40 लाख, देता ही नहीं है आगे का आदमी, कंपनी दे ही नहीं रही है। तो क्या ये अंडर सेक्शन 7 जो एप्लीकेशन लगाई है एम ने, ये सही है? यस यस यस, क्योंकि डिफॉल्ट 1 करोड़ से ज्यादा का है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आ गया, मेरे को पूरा समझ में आ गया, आईबीसी क्या है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सब समझा दिया आपने, कौन एप्लीकेशन लगा सकता है, कब लगा सकता है, अंडर सेक्शन 7 कौन कौन लगा सकता है, और उससे रिलेटेड इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा सर सॉल्व, बहुत आराम से। वेरी गुड। तो अब चलेंगे प्यारे बच्चे हम लोग आगे अंडर सेक्शन 8। अब हम चलेंगे आगे अंडर सेक्शन 8। चलिए बच्चों सेक्शन 8 पर चलते हैं। बड़ा ही सिंपल है, देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को एक बात बताई, मैंने आप लोगों को यह बोला मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को यह बोला कि अगर कोई कंपनी सिक बन गई है तो उस सिक कंपनी को रिवाइव करने के लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी एनसीएलटी के पास। क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन कौन लगा सकता है, कौन लगा सकता है? मैंने बोला तीन में से कोई एक व्यक्ति है, या तीनों, या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, कौन होता है मैं समझा चुका हूं एग्जाम्पल के साथ, या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर, कौन होता है समझा चुका हूं एग्जाम्पल के साथ, या फिर खुद कॉरपोरेट डेटर, वो कंपनी खुद ही लगा सकती है। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे लगाएगा ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन लगा रहा है एनसीएलटी के पास कि फलानी सिक कंपनी को रिवाइव किया जाए, तो कैसे लगाएगा। तो बच्चे जब भी हम ऑपरेशनल क्रेडिटर के बारे में पढ़ते हैं कि वो एप्लीकेशन कैसे लगाएगा, तो हमें दो सेक्शन पढ़ने होते हैं। एक सेक्शन होता है सेक्शन 8 और एक होता है सेक्शन 9। सेक्शन 8 बोलता है कि आप डायरेक्टली एनसीएलटी, ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्टली एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन नहीं लगाएगा कंपनी को रिवाइव करने के लिए, नहीं, बल्कि बल्कि ऑपरेशनल क्रेडिटर पहले उस कॉरपोरेट डेटर जिससे वो पैसा मांगता है उसको नोटिस देगा। फॉर्म 3 के अंदर नोटिस देगा, कौन देगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर। किसको देगा, उस कॉरपोरेट डेटर जिससे वो पैसा मांगता है। कब देगा, एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाने से पहले देगा। मतलब एक और मौका दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए कि मोहित बंसल क्लासेस,
हम को लगा कि यार अब जो ये लॉ सब्जेक्ट है ना, इसके अब बुक्स की हमें और जरूरत पड़ रही है। हमारी पहले वाली जो बुक्स का लॉट है वो खत्म होने पर आ गया। तो जो हमारा प्रिंट करने वाला बंदा है, मैंने उसको बोला कि यार एक काम करो, तुम 5,000 बुक्स और बना दो। मैंने उससे बोला कि यार तुम एक काम करो, 5,000 बुक्स और बना दो, प्रिंट कर दो। और मैंने इस बात का सपोज करो कि उसको 1 लाख रुपया पे कर दिया। इसे करोड़ में ले लो, आईबीसी के अंदर अगर लेना है तो। मैंने उसे 2 करोड़ रुपए पे कर दिए। अब टाइम निकल गया, लेकिन इसने मेरे को बुक्स डिलीवर नहीं करी। तो मैं इसका कौन बन गया? मैं इसका ऑपरेशनल क्रेडिटर बन गया। ऑपरेशनल क्रेडिटर क्यों बन गया? क्योंकि मैं इससे सामान मांगता हूं। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होता है? जो गुड्स मांगता है। मैं इससे किताबें, बुक्स मांगता हूं कि मेरे को बुक्स दे दो, मैंने तुम्हें पेमेंट किया है। क्लियर ये चीज? लेकिन ये नहीं दे रहा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं एनसीएलटी के पास में चला जाऊं और एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगाऊं और बोलूं कि ये जो प्रिंटर वाला कंपनी है, ये जो XYZ कंपनी, प्रिंट करने वाली कंपनी, ये अब सिक बन चुकी है और उसको रिवाइव करने के लिए आप आगे का अपना प्रोसेस चालू करो। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में आपको? लेकिन प्यारे बच्चे, लेकिन सेक्शन 8 ये बोलता है कि अगर कोई भी ऑपरेशनल क्रेडिटर, मोहित बंसल क्लासेस, एनसीएलटी के पास में डायरेक्टली एप्लीकेशन नहीं लगाएगा, बल्कि पहले उस कॉर्पोरेट डेटर, उस प्रिंटर को एक मौका और दिया जाएगा। जैसे पुलिस एक मौका और देती ना कि तुम्हारे पास में ये आखिरी मौका है, मेरे को मेरी किताबें दे दो वरना गोली चला दूंगा, एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा दूंगा। तो फॉर्म 3 के अंदर, बड़े ध्यान से सुनना, फॉर्म 3 के अंदर वो ऑपरेशनल क्रेडिटर उस कॉर्पोरेट डेटर को बोलेगा कि देखो यार, तुम्हारा ना इतना 2 करोड़ रुपए का अमाउंट बचता है, मतलब किताबें बचती हैं, तुम मेरे को दे दो, नहीं तो मेरा पैसा वापस करो। और फॉर्म 3 के साथ में फॉर्म 4 अटैच करेगा, जो कि इनवॉइस की कॉपी होगी, बिल होगा, प्रूफ होगा कि मैंने तुमको इतना रुपया पे किया है। और इस प्रिंटर को, इस कंपनी को, कॉर्पोरेट डेटर को 10 दिन का टाइम मिलेगा कि जिस दिन से तुमको मेरा लेटर मिल रहा है, उससे के 10 दिन के अंदर अंदर तुम या तो मेरे को मेरे गुड्स दे दो, नहीं तो पैसा वापस करो। अगर 10 डेज के अंदर अंदर ये प्रिंटर वाला इस, मेरे को, एमबीसी, मोहित बंसल क्लासेस को, ऑपरेशनल क्रेडिटर को वापस दे देता है तो ठीक है, मैटर खत्म। लेकिन अगर नहीं देता है तो फिर उस केस में अब ऑपरेशनल क्रेडिटर एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगाएगा। अरे मेरी बात समझ में? तो सेक्शन 8 बेसिकली क्या बोलता है? सेक्शन 8 बोलता है कि कोई भी ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्टली एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन नहीं लगाता, बल्कि एप्लीकेशन लगाने से पहले प्री कंडीशंस होती हैं, पहले कुछ कंडीशंस होती हैं जिनका फुलफिल होना जरूरी है। वो पहले की कंडीशन क्या है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर पहले उस कॉर्पोरेट डेटर को एक एप्लीकेशन लगाएगा, नोटिस देगा, फॉर्म नंबर 3 के अंदर देगा, जिसमें वो बोलेगा कि इतना रुपया बचता है, इतने के मेरे को गुड्स दे दो, नहीं रुपया वापस करो। साथ में फॉर्म 4 अटैच करेगा, 4 के अंदर बिल की कॉपी होगी, ये सबूत के तौर पे कि हां इतने रुपए का सामान बचता है। 10 दिन का टाइम मिलेगा उस सामने वाले कॉर्पोरेट डेटर को। अगर वो 10 दिन के अंदर या तो गुड्स दे देता है या फिर पैसा वापस कर देता है, मैटर ओवर, गेम ओवर। लेकिन लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है कॉर्पोरेट डेटर, तो फिर अंडर सेक्शन 9 जो आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर है, अब वो एप्लीकेशन लगाएगा। किसके पास में एप्लीकेशन लगाएगा? एनसीएलटी के पास फॉर्म नंबर 5 के अंदर एप्लीकेशन लगाएगा, 2,000 रुपए के साथ में एप्लीकेशन लगाएगा। और फिर आगे वही प्रोसेस जो सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था। 14 दिन के अंदर अंदर एनसीएलटी उसे अप्रूव कर लेगा। अगर उसे लगेगा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो वापस ऑपरेशनल क्रेडिटर को दी जाएगी, 7 दिन के अंदर वो उसे रिफिल करके देगा, वो सब। स्टूडेंट बोलता है सर ये तो बड़ा इजी है सर, ये मेरे को पूरा समझ में आ गया। सर आपने बोला कि अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर एनसीएलटी के पास जाएगा तो पहले कॉर्पोरेट डेटर को खुद नोटिस देगा, फॉर्म नंबर 3 में देगा, साथ में फॉर्म 4 अटैच करेगा, बिल की कॉपी वॉपी प्रूव करने के लिए 10 दिन का टाइम देगा। अगर वो कॉर्पोरेट डेटर 10 दिन के अंदर अंदर रिपेमेंट नहीं करता है, तो फिर उस केस में ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर
एनसीएलटी के पास में फॉर्म 5 में 2,000 रुपए के साथ में एप्लीकेशन लगाएगा और फिर उसके बाद में वो सेम प्रोसेस सेक्शन 7 वाला, एनसीएलटी उसे चेक करेगा, सही लगा तो 14 डेज के अंदर अंदर उसे एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज वो रिफिल करने के लिए बोलेगा। ओके, गॉट इट। यहां तक मुझे पूरा समझ में आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन है सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा बोलो बोलो। बोला सर मेरा क्वेश्चन यहां पर है, मुझे सेक्शन 8 तो सर पूरा समझ में आ गया, एक एक चीज समझ में आ गई। सेक्शन 9 के अंदर बस मुझे एक बात समझनी है। सर आपने बोला कि फॉर्म नंबर 5 लगाएगा वो एनसीएलटी के पास में, जब एप्लीकेशन लगाएगा फॉर्म 5 में लगाएगा 2,000 रुपए के साथ, उसके साथ फॉर्म नंबर 5 के साथ में क्या अटैच करेगा? एक तो वो अटैच करेगा उस नोटिस की कॉपी जो उसने पहले एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाने से पहले कॉर्पोरेट डेटर को दी थी। आज सपोज करो मैं एनसीएलटी हूं, या सपोज करो कि आप एनसीएलटी हो, मैं किसी कंपनी का ऑपरेशनल क्रेडिटर हूं। अब मैं आपके पास में फॉर्म 5 में एप्लीकेशन लगा रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे मेरे से कि मोहित तुम ऑपरेशनल क्रेडिटर हो सामने किसी और के, तो मेरे पास एप्लीकेशन लगा रहे हो फॉर्म 5 में कि मैं कंपनी को रिवाइव कर दूं, पर पहले मुझे ये क्लियर करो कि क्या मेरे पास एनसीएलटी को एप्लीकेशन देने से पहले तुमने उसको नोटिस दिया था? मैंने कहा सर दिया था मैंने नोटिस, प्रॉपर फॉर्म 3 में नोटिस दिया है, फॉर्म 4 अटैच किया है, साथ में 10 दिन का टाइम दिया है। एनसीएलटी बोलेगा यार मोहित कोरी कोरी बातों पे भरोसा थोड़ी करेंगे, सबूत दो ना, तुमने जो नोटिस दिया था उसकी एक कॉपी अटैच कर दो। तो मैंने कहा हाँ हाँ अरे यार कॉपी अटैच कर देता हूँ ना, कॉपी अटैच कर देता हूँ, एफिडेविट दे देता हूँ शपथ पत्र की, हाँ जी मैंने उसको नोटिस दिया था, कॉर्पोरेट डेटर ने 10 दिन के अंदर मुझे रीपेमेंट नहीं किया, एफिडेविट शपथ पत्र लिख के दे दूं मैं इस बात का, लो मैं ये दे देता हूँ। एक और चीज अटैच होगी बच्चों, ये बड़े ध्यान से सुन लेना क्योंकि इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है, आ चुकी है, क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एक सर्टिफिकेट देगा साथ में, फॉर्म नंबर 5 में जो एप्लीकेशन गई है उसके साथ में एक सर्टिफिकेट देगा। किससे आएगा वो सर्टिफिकेट? एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आएगा, उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पे हमारा अकाउंट है। क्या लिखा होगा उसमें कि हाँ जी इस ऑपरेशनल क्रेडिटर ने हमारे इस ऑपरेशनल क्रेडिटर का हमारे यहां बैंक अकाउंट है, इसने अपने बैंक अकाउंट से सामने वाले को पेमेंट किया था और अब इसके सामान नहीं आया है, वो इसका मैटर है, लेकिन इसने पेमेंट किया था, इस बात का सर्टिफिकेट दूंगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुन लो एक बार, एक और एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं इसी बात को, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। सपोज करो कि सपोज करो एक बाबू और शोना दो लोग हैं, ये कपल है, एक कपल, इनकी शादी हो रही है, तो इन्होंने बोला कि अपने को चाहिए मजबूत फर्नीचर, शादी हो रही है भाई अगले की, तो बोला अपने को मजबूत फर्नीचर चाहिए, तो ये चले गए एक बंटी भैया के पास, बोले बंटी भैया बंटी भैया, बंटी भैया की कंपनी है एक फर्नीचर की, बोले बंटी भैया हमको दे दो बढ़िया वाला बेड, हमारा हो रहा है ब्याह शादी, तो हमको एक बेड चाहिए बहुत ही मजबूत, और इस बात के लिए और भी फर्नीचर चाहिए था, घर में बहुत सारा डेकोरेशन था, 5 करोड़ का पेमेंट कर दिया, लेकिन बंटी भैया ने नहीं दिया इनको कोई भी फर्नीचर, तो अब ये बन गए ऑपरेशनल क्रेडिटर, बाबू और शोना अब कौन बन गए? ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो अब ये बाबू और शोना एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं बंटी भैया की कंपनी के खिलाफ, लेकिन डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, पहले सेक्शन 8 के अंदर ये नोटिस देंगे, फॉर्म नंबर कौन से में नोटिस देंगे? फॉर्म 3 में, साथ में क्या अटैच करेंगे? फॉर्म 4, साथ में क्या अटैच करेंगे? साथ में अटैच करेंगे फॉर्म 4 जिसमें बिल की कॉपी होगी। क्लियर है मेरी बात यहां तक बच्चों? अब क्या होगा प्यारे बच्चों कि 10 दिन का टाइम दिया जाएगा बंटी भैया को, अगर 10 दिन के अंदर उन्होंने रीपेमेंट कर दिया तो ठीक है, या फर्नीचर दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज अब ये बाबू सोना एनसीएलटी के पास में जाएंगे, अंडर सेक्शन 9 जाएंगे। अब कौन सा एप्लीकेशन लगाया जाएगा? फॉर्म लगाया जाएगा, फॉर्म नंबर 5 में एप्लीकेशन लगेगी 2,000 रुपए के साथ में, उसमें क्या क्या अटैच होगा? उसमें एक तो जो ये बाबू सोना ने बंटी भैया को नोटिस दिया था उसकी कॉपी,
उसके अलावा एक एफिडेविट कि हाँ जी हमारा पैसा बनता है, हम मांगते हैं, हम इनसे सामान मांगते हैं। और बाबू सोना का जिस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर अकाउंट है, उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट आएगा जिसमें लिखा होगा हाँ जी ये बाबू सोना का हमारे यहां पर बैंक अकाउंट है, इन्होंने 5 करोड़ रुपए बंटी भैया को पे किए थे। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, फिर क्या है, फिर एनसीएलटी, फिर वो सेम प्रोसेस आ गया सेक्शन 7 का, वो एज इट इज है, वो चेक करेगा एनसीएलटी 14 दिन में, बिला बिला वो सेम है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर किसी के पास में ये सर्टिफिकेट नहीं है, सपोज करो कि कोई फॉरेनर है, सपोज करो बाबू सोना फॉरेनर होते सर, अगर बाबू सोना फॉरेनर होते तो बाबू सोना का सपोज करो इंडिया के किसी बैंक या फाइनेंशियल अकाउंट में, बैंक में अकाउंट नहीं है, तो उस केस में तो वो ये वाला सर्टिफिकेट नहीं दे पाते। बाकी सब तो अटैच करते वो, लेकिन ये वाला सर्टिफिकेट नहीं दे पाते। अगर 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 ऑपरेशनल क्रेडिटर का इंडिया के किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बैंक अकाउंट है तो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं दो। याद रख लेना इस बात को, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर का बाबू सोना का इंडिया के बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अकाउंट है तो सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट बोलता है अब भी आई ना बात समझ में, अब भी आई ना बात समझ में, लिखा है सर आपने ये बात हमको क्लियरली लिखी है, अब आ गई सर ये बात समझ में, क्लियर है सर ये चीज यहां तक। अब इसके ऊपर बच्चों हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी ये पूरा प्रोसेस एज इट एग्जैक्टली सेम है जैसे सेक्शन 7 में। इवन सेक्शन 10 के अंदर जब मैं बताऊंगा कॉर्पोरेट डेटर कैसे एप्लीकेशन लगाता है, उसमें भी प्रोसेस सेम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आएगा। ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लिमिटेड हु इज अ फॉरेन ट्रेड क्रेडिटर, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्रेडिटर लिमिटेड एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है लेकिन फॉरेनर है, और हांगकांग के अंदर उसका ऑफिस है, और ऑब्वियसली वहीं पर उसके बैंक अकाउंट्स भी होंगे। उसने इंडिया की किसी कंपनी को पेमेंट दे दिया है, लेकिन उसके पास में उसका सामान अभी तक नहीं आया है, इसलिए वो उस इंडियन कंपनी का ऑपरेशनल क्रेडिटर बन गया, और उसने अंडर सेक्शन 9 एप्लीकेशन लगाई है एनसीएलटी के पास उस इंडियन कंपनी के अगेंस्ट में। एप्लीकेशन कौन लगा रहा है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि फॉरेनर है, इंडियन कंपनी का ऑपरेशनल क्रेडिटर है, वो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा रहा है। उस एप्लीकेशन के साथ में उसने सब अटैच कर दिया, लेकिन वो उस किसी इंडियन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं अटैच कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये एक फॉरेनर है, ये हांगकांग का रहने वाली कंपनी है, और इसका इंडिया में बैंक अकाउंट नहीं है। बाकी इसने एप्लीकेशन लगाई है एनसीएलटी को, एकदम वैलिड तरीके से सब कुछ अटैच किया है। क्या इसकी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी कि नहीं होगी? होगी होगी होगी। अभी अभी सर आपने पढ़ाया, अगर इंडिया के बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अकाउंट है तो सर्टिफिकेट दो, अदरवाइज मत दो। आपने यहां भी पढ़ाया, देखो लिखा है आपने खुद ने कि अगर अवेलेबल है तो देना सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, इसका पास में इंडिया के अंदर कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो ये सर्टिफिकेट नहीं देगा, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार दोस्त यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं यहां पे समझाता हूं, क्योंकि समझने में ही बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। पहले इस क्वेश्चन के कैरेक्टर्स लिख लेते हैं हम यहां पर। एक है मिस्टर एम एस, कौन है प्यारे बच्चों? एक है मिस्टर एम एस, ये मिस्टर एम एस कौन है? ऑपरेशनल क्रेडिटर। क्लियर है ये चीज यहां तक? मिस्टर एम एस ऑपरेशनल क्रेडिटर है। उन्होंने एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन लगाई है कि एक कंपनी है टीआर लिमिटेड, इसको रिवाइव किया जाए। तो टीआर लिमिटेड कॉरपोरेट डेटर है,
और ये एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं कि इसको रिवाइव किया जाए। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब एनसीएलटी ने क्या किया है, एनसीएलटी ने एक मिस्टर वीएस नाम का व्यक्ति, आपको पता है एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो बच्चे कंफ्यूज क्यों हो गए थे? क्योंकि वो एमएस और वीएस में कंफ्यूज हो गए, उन्हें यही नहीं समझ में आया कि मिस्टर एमएस ऑपरेशनल क्रेडिटर है और मिस्टर वीएस जो है वो इंटीम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, जो कि रिवाइव करने के लिए अपॉइंट किया गया लीगल एक पर्सन है। उसने क्या किया, उसने अपना काम शुरू किया कंपनी को रिवाइव करने का। और एक हम पढ़ेंगे आगे कि जब भी एक पर्सन कंपनी को रिवाइव करने के लिए आता है तो वो कमिटी बनाता है क्रेडिटर्स की, तो कमिटी भी बन चुकी है क्रेडिटर्स की, बन गई। अब ये रिवाइव करने का काम कर रहा है, शुरू कर रहा है। लेकिन इतने में जो मिस्टर एमएस है ना, ये बोले कि साहब मैंने जो एप्लीकेशन लगाई थी ना, मैं उसे विदड्रॉ करना चाहता। तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोलने की कोशिश कर रहा है, आप समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मिस्टर एमएस नाम का व्यक्ति है जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, एप्लीकेशन लगा चुका है कंपनी को रिवाइव करने की। एप्लीकेशन के बेसिस पे इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मिस्टर वीएस पॉइंट हो चुका है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बना चुका है। लेकिन अब जो मिस्टर एमएस जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो बोल रहा है मेरे को एप्लीकेशन वापस लेने का है। तो अब कुछ क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या ये ऑपरेशनल क्रेडिटर अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है? यस। दूसरा क्वेश्चन, कैसे? ऑपरेशनल क्रेडिटर इस इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मिस्टर वीएस को बोलेगा एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहता हूं, और ये मिस्टर वीएस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास में जाएगा कि एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहता है। इन जो क्रेडिटर्स की कमिटी है उसकी एक मीटिंग होगी, उनके सामने प्रपोजल रखा जाएगा कि यार ये विड्रॉ करना चाहता है, और कम से कम 90% वोट्स फेवर में आनी चाहिए कि ठीक है विड्रॉ कर लेने। क्वेश्चन क्या हुआ कि क्या कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर जो एप्लीकेशन लगा चुका है वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है? आंसर यस। कैसे करेगा? वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बोलेगा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्रेडिटर्स की मीटिंग करेगा, प्रपोजल रखेगा, और कम से कम 90% वोट क्रेडिटर्स से फेवर में चाहिए तो एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाएगी। सर सपोज करो कि अगर इस इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने क्रेडिटर्स की कमिटी बनाई नहीं होती, इस केस में तो बन गई है, तो हम बोल रहे हैं 90% अप्रूवल चाहिए। अगर बनाई नहीं होती क्रेडिटर्स की कमिटी तो क्या आंसर अलग होता? हाँ, हाँ। अगर क्रेडिटर्स की कमिटी नहीं बनती तो आंसर अलग होता। क्या आंसर होता उस केस में? ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है ये डायरेक्टली, ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्टली एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगा देता, मेरे को एप्लीकेशन विड्रॉ करना है। इस केस में ना तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की जरूरत होती, ना क्रेडिटर से अप्रूवल, क्योंकि उनकी कमिटी बनी नहीं है। तो बेसिकली क्या क्वेश्चन आता है कि क्या एक ऑपरेशनल क्रेडिटर अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। अगर कमिटी बन गई है क्रेडिटर्स की तो 90% उनकी अप्रूवल आनी जरूरी है, और नहीं बनी है तो टेंशन ही नहीं है, फिर डायरेक्टली विड्रॉ हो जाएगा। स्टूडेंट बोलता है मक्खन है बापू मक्खन। ऐसे आया अपने को समझ में चुटकियों में। आंसर भी लिखा हुआ है सर, आपने मजा ही आ गया आज मुझे। अब चलते हैं सर हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक ब्लैक स्टोन कंपनी है और एक रोज गार्डन कंपनी है। ब्लैक स्टोन ऑपरेशनल क्रेडिटर है। लिखते लिखते हाथ में छाले पड़ गए, दर्द हो रहा। ब्लैक स्टोन ऑपरेशनल क्रेडिटर है और रोज गार्डन डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर है। तो ये पैसा पे कर चुका है, सामान मांगता है, लेकिन ये दे नहीं पा रहा है क्योंकि ये लॉस में चल रही है कंपनी। तो ये बोला कि यार मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर हूं, तुम मेरे को मेरा सामान नहीं दे रहे हो, फॉल्ट तुम्हारी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, मैं एनसीएलटी के पास में चला जाता हूं, एप्लीकेशन लगाता हूं, ये बोलकर कि तुम सिक बन चुके हो, तुम्हें रिवाइव किया जाए।
लेकिन डायरेक्टली एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती सेक्शन 9 में। पहले सेक्शन 8 की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, पहले सेक्शन 8 की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ब्लैक स्टोन जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो रोज गार्डन को नोटिस देगा सेक्शन 8 में। तो नोटिस दिया, तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, नोटिस दिया इसने और 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करो। अब बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो रोज गार्डन है, जो कॉरपोरेट डेटर है, इसने बोला कि आप मेरे से मांग रहे हो, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें अमाउंट नहीं लिखा तो मैं एग्जाम्पल बना देता हूं। इसने बोला कि आप मेरे से मांग रहे हो मान लो 30 करोड़ रुपए, जबकि एक्चुअल में आपके 5 करोड़ ही बनते हैं। 25 करोड़ मैं दे चुका हूं, जिसका बिल मैं आपको साथ में दे रहा हूं, और बाकी का बचा हुआ ऐसे ऐसे मैं आपको पे कर दूंगा। मतलब विद इन 10 डेज इस कॉर्पोरेट डेटर ने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया। ऐसा नहीं है चुप्पी लगा दी, सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, जिसमें बोला तुम जितना मांगते हो वो गलत है, इतना मांग कम बचा हुआ है, मैं प्रूफ दे रहा हूं इस बात का, और बच्चा कुचा मैं दे दूंगा। 10 दिन निकल गए। अब ब्लैक स्टोन ने एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन लगाई। क्या ब्लैक स्टोन की एप्लीकेशन करेक्ट है? नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि सेक्शन 8 बोलता है कि अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कॉर्पोरेट डेटर को नोटिस दिया और कॉर्पोरेट डेटर ने 10 डेज के अंदर अंदर या तो पैसा या सामान वापस कर दिया या फिर कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया, तो फिर उस केस में आप एनसीएलटी के पास में मत जाओ, बल्कि उसने जितना वक्त बोला है उतना वक्त दो, वो आपको कर देगा पेमेंट। एनसीएलटी भी तो बोलता है ना कि क्या यार तुम थोड़ा तो रुको ना, बंदा लॉस में जा रहा है तो करेगा ना यार। तुम सभी हमारे पास में केस लेकर आ जाओगे तो हो गया कल्याण, फिर तो हम किस केस को सुधारते डोलेंगे, किस केस को रिवाइटल की गोली चुसाएंगे फिर हम। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद में बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 5। ये दो क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर दिए हुए हैं मैंने बुक के अंदर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप एक बार उनको होमवर्क कहिए, एक बार उसको पढ़ें, फिर भी डाउट आता है तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं एक बार आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें इसको। तो मिलते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने पढ़ लिया आईबीसी क्या है, सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पढ़ लिए, एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ लिए, और एक एक चीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और आपके पूरे मॉड्यूल को फॉलो करके हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक बार आप लोग यहां तक रिवाइज करें मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।